हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज जैसे कि आप सबका अप्लाइड मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हो चुका है एंड द नेक्स्ट एग्ज़ाम इज़ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो जैसे हमने सारे सब्जेक्ट्स के PYQs करे थे, वैसे ही सेम हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के भी PYQs करेंगे। तो PYQs देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, जिसमें फर्स्ट क्या है? स्टेट लैमीज थ्योरम। तो लैमीज थ्योरम क्या कहती है? सबसे पहले तो जो लैमीज थ्योरम होती है ना, वो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है स्टैटिक्स का, जो कि हमें एक सिंपल जो तरीका प्रोवाइड करता है टू एनालाइज द इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी। लेकिन इसकी भी कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है कि जो फोर्सेस हैं वो कोप्लेनर होना चाहिए एंड देयर शुड बी ओनली 3 फोर्सेस, और जो फोर्सेस है वो कनकरेंट होने चाहिए। तो ये तो थी लैमीज थ्योरम। अब इसको लिखना कैसे है ये देखते हैं। Lami's theorem states that if three coplanar and concurrent forces act on a particle or rigid body and keep it in static equilibrium, then each force is proportional to sine of the angle between the other two forces. That means कि जो 3 कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्सेस हैं वो पार्टिकल पे या फिर रिजिड बॉडी पे एक्ट करते हैं एंड उसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखते हैं। देन ईच फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल रहेगा किसके? साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? अगर 3 फोर्सेस ले लें हम, 3 फोर्सेस F1, F2 एंड F3, तो एक्सप्रेशन क्या होगा? F1 बाय साइन एल्फा इक्वल टू F2 बाय साइन बीटा इक्वल टू F3 बाय साइन गामा, जिसमें अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स बिटवीन द फोर्सेस। तो अल्फा किसके बीच में एंगल है? F2 एंड F3 के बीच में, बीटा F1 एंड F3 के बीच में, एंड गामा F1 एंड F2 के बीच में एंगल है। कंडीशंस क्या बताई थी मैंने? कंडीशंस कौन सी होनी चाहिए कि जो बॉडी है उस पर जो फोर्स लग रहा है वो 3 फोर्सेस होने चाहिए, कोप्लेनर होने चाहिए, कॉन्करेंट होने चाहिए, एंड द सिस्टम मस्ट बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज परफेक्ट ट्रस्ट एजम्पशन पे हमें शॉर्ट नोट लिखना है। तो परफेक्ट ट्रस्ट क्या होता है? ये एक आइडियलाइज्ड मॉडल है किसका? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो होते हैं ना, उसे सिंप्लीफाई करने के लिए जो बना होता है। तो इसके हमें एजम्पशंस देखने हैं। तो इसका एजम्पशन, पहला एजम्पशन क्या होगा? पिन कनेक्टेड जॉइंट्स पिन कनेक्टेड जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जिसमें ऑल द मेंबर्स कौन से हैं इसमें? रोड्स, बार्स, ट्रसेस, जो भी मेंबर्स हैं उस जॉइंट में कनेक्ट होने के लिए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जो हैं वो फ्रिक्शनलेस एंड परफेक्टली पिन जॉइंट से कनेक्टेड होते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? ऑल मेंबर्स आर कनेक्टेड बाय frictionless perfectly pinned joints।
नेक्स्ट इज सिंगल मेंबर, स्ट्रेट मेंबर। स्ट्रेट मेंबर्स क्या होते हैं? ऑल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स आर एज्यूम्ड टू बी परफेक्टली स्ट्रेट। जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो क्या है? एज्यूम्ड टू बी स्ट्रेट। दैट मीन्स जो लोड है ना उस पर जो ट्रांसफ़र होगा एक्सियली, वो प्रिवेंट करेगा बेंडिंग को। जो हमारा कंपोनेंट है उसकी बेंडिंग जो है वो नहीं होगी, उसे प्रिवेंट करेगा क्या? जो स्ट्रेट मेंबर जो है एजम्पशन वो। नेक्स्ट इज लोड अप्लाइड एट जॉइंट्स ओनली। लोड किस पे अप्लाई होता है? एट जॉइंट्स ओनली। तो जो एक्सटर्नल फोर्स है और रिएक्शंस है ना वो सिर्फ जॉइंट्स पे एक्ट करते हैं। इस एजम्पशन से क्या होता है? जो पिन कनेक्शन है ना उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो प्योर स्टेट में रहते हैं, प्योर कंप्रेशन में रहते हैं, प्योर टेंशन में रहते हैं। दैट मीन्स हमने क्या देखा? जो लोड अप्लाइड है वो किस पे होता है? ओनली ऑन जॉइंट्स। नेक्स्ट इज वेटलेस मेंबर्स। जो वेटलेस मेंबर्स होते हैं ना वो ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनका जो सेल्फ वेट होता है ना वो ही निग्लेक्ट कर देते हैं। दैट मीन्स इफ द वेट इज सिग्निफिकेंट इट इज टिपिकली डिवाइडेड एंड अप्लाइड एज अ पॉइंट्स लोड्स एट अ कनेक्टिंग जॉइंट्स। मतलब जो सिग्निफिकेंट वेट होता है अगर किसी भी कंपोनेंट का तो वो ना डिवाइड हो जाता है टू दैट पॉइंट। उस पॉइंट के ऊपर, उस जॉइंट के ऊपर ना जो लोड होता है वो डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? लास्ट वन, कोप्लेनर ज्योमेट्री। कोप्लेनर ज्योमेट्री क्या कहती है कि जो 2D ट्रसेस होती है ना, 2D ट्रस एनालिसिस में जो सारे मेंबर्स हैं एंड अप्लाइड लोड्स हैं वो सिंगल प्लेन में लाई करते हैं। फॉर 2D ट्रस all members and applied loads lie within a single plane। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेट वेरिग्नोन्स थ्योरम। तो वेरिग्नन्स थ्योरम क्या स्टेट करती है कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स है ना किसी भी पॉइंट के अबाउट वो इक्वल होगा किसके? एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। तो इसको कैसे लिखेंगे? स्टेट वेरिग्नन्स थ्योरम। तो वेरिग्नन्स थ्योरम स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ a force about any point is equal to the algebraic sum of the moment of its components about the same point, about the same point। इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? एज MO which is total movement, that is moment of force which is equal to R also, moment of force MOR, moment of force equal to MOP, moment of component plus MOQ which is
force acting at the same point. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज अ सेल्फ लॉकिंग मशीन. तो सेल्फ लॉकिंग मशीन जो होती है ना, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि जो लोड को ना प्रिवेंट करता है और अपनी जगह पे रहता है, अपनी जगह से हिलता नहीं है. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सेल्फ लॉकिंग मशीन इज अ मैकेनिज्म that remains in place and prevents the load from reversing or lowering itself once the input effort is removed. ये जो मशीन्स होती है ना, दे ओनली रिलाई ऑन हाई इंटरनल फ्रिक्शन. तभी ये जो मशीन्स हैं वो प्रिवेंट कर पाती हैं लोड को फ्रॉम रिवर्सिंग और लोअरिंग. इसको जो सेल्फ लॉकिंग मशीन्स होती है ना, इस पे कंडीशन अप्लाई होती है दैट जो इसकी एफिशिएंसी है ना, इट शुड ऑलवेज लेस देन 50 होनी चाहिए, 50%. दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स जनरेटेड बाय द मशीन, जो फ्रिक्शनल फोर्स है मशीन के अंदर, फ्रिक्शनल फोर्स जो मशीन के अंदर है, दैट शुड बी ग्रेटर दैन द फोर्स, वो उस फोर्स से हमेशा बड़ा होना चाहिए जो फोर्स उसे रिवर्स कर रहा है दूसरी डायरेक्शन में. मतलब जो फोर्स है जो रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है उस मशीन पे, तो उस मशीन का फोर्स जो है फ्रिक्शनल फोर्स वो उससे बड़ा होना चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेशियो ऑफ टेंशंस फॉर अ फ्लैट बेल्ट पासिंग ओवर अ पुले व्हेन इट इज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग. इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हमें एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है किस पे? रेशियो ऑफ टेंशंस फॉर फ्लैट बेल्ट पासिंग ओवर अ पुले व्हेन इट इज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग. तो टू डिराइव द रेशियो ऑफ टेंशन फॉर अ फ्लैट बेल्ट हम क्या करते हैं? वी कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ द बेल्ट subtending a very small angle डेल थीटा. कहाँ पे? एट सेंटर ऑफ पुले. हमने क्या किया? एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया, बेल्ट का स्मॉल एलिमेंट जो कि एंगल डेल थीटा पे है. कहाँ पे? एट द सेंटर ऑफ पुले. तो इसमें स्मॉल सेगमेंट में जो हमने एंगल लिया उसके अराउंड कुछ टेंशन भी होगी, कुछ नॉर्मल रिएक्शन भी होगा. तो वो देखते हैं. लेट T इक्वल टू टेंशन ऑन द स्लैक साइड ऑफ द एलिमेंट एंड T प्लस डेल T क्या होगा? टेंशन ऑन द टाइट साइड ऑफ द एलिमेंट. देन Rn होगा. Rn क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन बेल्ट एंड पुले. देन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू
between belt and pulley, then frictional force acting tangentially, mu r n, frictional force acting tangentially. अब क्या करना है, जो एलिमेंट है ना उसका इक्विलिब्रियम फाइंड करना है। तो इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टू फाइंड द इक्विलिब्रियम हम जो है ना उसके जो फोर्सेस थे हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली उसे रिजॉल्व कर लेंगे। तो हॉरिजॉन्टली कौन सा फोर्स था, टेंजेंशियली जो था, एंड वर्टिकली रेडियली। तो पहले निकालेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्स का, दैट इज आर एन इक्वल टू टी प्लस डेल टी साइन डेल थीटा बाय 2 प्लस टी साइन डेल थीटा बाय 2। जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि जो डेल थीटा है ना वो वेरी स्मॉल एंगल है, दैट मीन्स डेल साइन डेल थीटा बाय 2 किसके इक्वल होगा, डेल थीटा बाय 2 के। दैट मीन्स हम इसे निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्मॉल क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जो आर एन होगा वो क्या आएगा, टी इंटू डेल थीटा। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने किसका निकाला था, रेडियली का। नेक्स्ट निकालते हैं टेंजेंशियली, इसका क्या है, म्यू आर एन इक्वल टू टी प्लस डेल टी कॉस डेल थीटा बाय 2 माइनस टी कॉस डेल थीटा बाय 2। तो इसमें भी सेम है, जो कॉस डेल थीटा बाय 2 है वो बहुत स्मॉल एंगल है, इसमें भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे। तो टेंजेंशियली इसको सॉल्व करा तो किसके इक्वल आया, डेल टी के इक्वल। नेक्स्ट क्या करना है, इंटीग्रेशन। जो हमने वैल्यू निकाली आर एन की उसे सब्सटीट्यूट करेंगे इन टेंजेंशियल वाली जो इक्वेशन थी। आर एन की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करा तो क्या मिला, म्यू टी डेल थीटा इक्वल टू डेल टी, जिसको सॉल्व करने पे यहाँ पे किसके इक्वल आया, डेल टी बाय टी विच इज इक्वल टू म्यू डेल थीटा। यहाँ पे डेल टी बाय टी इंटू म्यू डेल थीटा हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम T2 टू T1। T2 एंड T1 आर टेंशंस। T2 क्या थी, स्लैक साइड टेंशन, एंड T1 वॉज टाइट साइड टेंशन। dt बाय टी को करेंगे इंटीग्रेट, विच इज इक्वल टू 0 टू थीटा। 0 टू थीटा है, जिसमें थीटा क्या है, 0 के इक्वल है, क्योंकि स्लैक साइड का जो एंगल था वो 0 था, एंड थीटा जो टोटल एंगल है रैप का टाइट साइड टेंशन में वो कितना है, थीटा। तो 0 टू थीटा इंटीग्रेट करेंगे म्यू डी थीटा को, जिसको सॉल्व करके हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, लॉग T2 बाय T1 इक्वल टू ई म्यू थीटा, जिसमें T1 क्या थी, T1 वॉज टाइट साइड टेंशन, T2 वॉज स्लैक साइड टेंशन, म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, एंड थीटा वॉज एंगल ऑफ लैप और कॉन्टैक्ट। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया, लॉग, इसके बाद
नेचुरल लॉग को एक्सपोनेंशियल फंक्शन से कन्वर्ट कर लेंगे, लॉग को नेचुरल फंक्शन में। तो लॉग का क्या हो गया, T1/T2 हो गया जब हमने कन्वर्ट करा। इधर क्या आया, ई म्यू थीटा। हाँ, यहाँ पे गलती हुई है। यहाँ पे म्यू थीटा है। एज लॉग को जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या आता है, एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में आता है। दैट इज जो इन्वर्स होता है लॉग का वो एक्सपोनेंशियल होता है। वहां से हमने क्या करा, इन्वर्स ऑफ लॉग T1/T2 ले लिया हमने, जो किसके इक्वल हुआ, एक्सपोनेंशियल टू द पावर म्यू थीटा। तो ये क्या हमने फाइंड करा, रेशियो ऑफ टेंशंस। आगे चलते हैं, क्या है रेशियो ऑफ टेंशंस। आगे देखते हैं, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ अ गिवन शैडो एरिया एज शोन इन द फिगर। तो इस फिगर में ना ये जो शेडेड पार्ट है इसको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स कंसीडर इट अ रेक्टेंगल। तो अगर हम इसको रेक्टेंगल कंसीडर कर लेते हैं तो इसमें से हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ से ना एक आर्क कट हो रही है, एक छोटी सी आर्क कट हो रही है, एक सेक्टर कट हो रहा है। दैट इज अ क्वार्टर ऑफ सर्कल जो है वो रिमूव हो रहा है यहाँ से। अब क्या करेंगे, जो शेडेड एरिया है ना लार्ज रेक्टेंगल, उसको हम एरिया 1 ले लेते हैं। एरिया 1 एंड जो सर्कल का क्वार्टर है ये हो गया एरिया 2। तो अब हमें एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया क्या है, एरिया 1, जिसमें हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारा रेक्टेंगल है उसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 45 mm। एंड जो उसकी लेंथ है वो किसके इक्वल है, 60 + 30 के कितना है, 90 mm। तो एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू विड्थ, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। तो कितना आया, 45 इंटू 90 विच इज इक्वल टू 4050 mm²। देन हम क्या देख सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं ओरिजिन ओ से, वहाँ से सेंट्रॉइड कैसे निकाल सकते हैं, सेंट्रॉइड ले लेते हैं x1 विच इज इक्वल टू W1 दैट वाज विड्थ, इसको b लेट कर लेते हैं, यहाँ पे b लिख देते हैं, B1/2 दैट इज ब्रेथ को हम 2 में डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें क्या मिलेगा, सेंट्रॉइड x1 x का सेंट्रॉइड मिलेगा x एक्सिस का, दैट इज 22.5 mm 45/2 करने पे। ऐसे y1 का निकालेंगे, L1/2 विच इज इक्वल टू 90/2, 45 mm आया। यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि हमने यहाँ से सेंट्रॉइड निकाल लिया किसका, रेक्टेंगुलर रीजन का। अब सर्कुलर रीजन का निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये था एरिया 1 का, एरिया 2 का देखते हैं। एरिया 2 में हमें रेडियस कितना गिवन है, 30 mm। एरिया कितना हुआ, πr² होता है, एरिया कितना आ गया, पाई इंटू r² इज 30 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 706.86 mm।
ये किस में लिखेंगे, नेगेटिव में, बिकॉज ये एरिया जो है फ्रॉम दिस रेक्टेंगुलर रीजन ये कट हो रहा है, दैट मीन्स ये नेगेटिव में आएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ सर्कल है ना वो किस पे है, एट 60, नीचे से 30 ऊपर 30, दैट इज 60 पे है, 60 mm पे। तो जो क्वार्टर ऑफ अ सर्कल है वो कहाँ पे, टॉप लेफ्ट में है क्वाड्रेंट के। तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा फ्रॉम द क्वार्टर सर्कल सेंटर वो क्या होगा, 4RL/3π एंड 4RL/3π। इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्वार्टर x2 ले लेते हैं हम। x2 के लिए हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल था वो क्या था, xc माइनस 4R/3π, जो किसके इक्वल आया, xc किसके इक्वल था, xc वॉज सेंटर ऑफ सर्कल का जो था, फुल सर्कल का, वो कहाँ पे आ रहा था, 0 पे। तो 0 माइनस 4 इंटू 30/3π, जिसको सॉल्व करा किसके इक्वल आया, -12.73 के, दैट मीन्स mm में, दैट मीन्स जो हमारा सेंट्रॉइड था सर्कल का वो कहाँ पे बना, 12.73 पे, x एक्सिस पे। अब देखते हैं y एक्सिस पे, y का देखेंगे तो y2 इक्वल टू yc प्लस 4R/3π हो गया, विच इज इक्वल टू 60 प्लस 4 इंटू 30/3π, जो कि किसके इक्वल आया, 72.73 mm के। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट फ्रॉम ओरिजिन O, किसके, सर्कल के। नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया एंड मूवमेंट्स। टोटल एरिया कितना बना, A1 प्लस A2, एरिया 1 प्लस A2 किसके इक्वल आया, 4050 माइनस 706.86 mm के स्क्वायर के, जिसको माइनस करा तो इसको सॉल्व करा तो हमारा आंसर क्या आया, 3343.14 mm स्क्वायर। तो मूवमेंट अबाउट y एक्सिस कितना हुआ, my इक्वल टू A1x1 प्लस A2x2, किसके इक्वल आया, 4050 इंटू 22.5 प्लस माइनस 706.86 इंटू माइनस 12.73, जो कि सॉल्व करने पे आया 100,125 mm क्यूब। अब क्या निकालना है, मूवमेंट अबाउट x एक्सिस, A1y1 प्लस A2y2, जिसमें mx क्या है, इसको सॉल्व करेंगे, 4050 इंटू 45 प्लस माइनस 706.86 इंटू 72.73, जो कि किसके इक्वल आया, 130,850 mm क्यूब के। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, मूवमेंट अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब हम क्या कर सकते हैं, सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हमने क्या निकाला था, सेंट्रॉइड अलग अलग निकाला था, पहले निकाला था रेक्टेंगल का, फिर निकाला था सर्कल का। अब टोटल निकालेंगे सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट्स का। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जो सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट्स हैं उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट को डिनोट करते हैं बाय x बार। इसको कैसे निकालेंगे, my मूवमेंट ऑफ y अपॉन a, जो कि x का होगा, एंड y का क्या होगा, y कोऑर्डिनेट का मूवमेंट ऑफ x अपॉन a। x बार कितना निकला हमारा, 100,125 अपॉन 334.14 विच इज इक्वल टू 29.95 mm। देन y बार क्या होगा हमारा, 130,850
अपॉन 3343.14 which is equal to 39.14 mm. दैट मीन्स द कोऑर्डिनेट्स जो सेंट्रॉइड थे कोऑर्डिनेट्स के वो हमने निकाल लिए एक्स बार एंड वाई बार. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्टेट प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस. तो ये जो प्रिंसिपल है ना, ये क्या कहता है कि जो रिजिड बॉडी है ना उस पर अगर जो फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स अनचेंज रहेगा चाहे वो किसी भी पॉइंट पे लगे ऑन दैट बॉडी. तो इसको कैसे लिख सकते हैं? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस स्टेट्स दैट द एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स on a rigid body remains unchanged if the force is moved to act at any other point along its line of action. ये जो प्रिंसिपल है ये स्पेसिफिकली रिजिड बॉडीज पे अप्लाई होता है. अगर जो ऑब्जेक्ट है वो डिफॉर्म कर सकता है तो जो मूविंग पॉइंट होगा ना वो चेंज करेगा इंटरनल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को, और जो एक्सटर्नल इफेक्ट रहेगा वो सेम रहेगा. दैट मीन्स जो रिजिड बॉडी है वो एक ऐसी बॉडी होती है जिसको जो डिफॉर्म नहीं होती किसी भी फोर्स को अप्लाई करने पे. तो ये जो प्रिंसिपल है किस पे अप्लाई होता है? रिजिड बॉडीज पे. नेक्स्ट इज जो एक्सटर्नल इफेक्ट होता है ना, एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल, ये क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है टू मूव और रोटेट, the tendency of object to move or rotate, that means जो moving जो ऑब्जेक्ट था जब वो मूव हुआ उसने इंटरनल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, बट जो एक्सटर्नल इफेक्ट था वो सेम रहा. एक्सटर्नल इफेक्ट हमने क्या देखा कि वो क्या रहता है? टेंडेंसी होती है टू मूव और रोटेट. आगे देखते हैं. नेक्स्ट इज डिफाइन पैरेलल एक्सिस थ्योरम. पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी है ना वो किसके इक्वल रहता है? सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पैरेलल एक्सिस किसके? जो सेंटर ऑफ मास से निकलता है, एंड जो प्रोडक्ट होता है बॉडी के मास का और डिस्टेंस के स्क्वायर का. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्टेट्स दैट द मोमेंट of inertia I naught of a body about any axis is the sum of its moment of inertia about a parallel axis through its center of mass, that is ICM, and product of body, product of body's mass which is M, and the square of distance that is h between two axes. इसको कैसे लिख सकते हैं? It can be expressed as I naught which was moment of inertia of the body which is equal to ICM. क्या था ICM? Moment of inertia about a parallel axis through its center of mass plus product of
मास ऑफ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ टू एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। तो ये तो हमने कर दिया, किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है टू कैलकुलेट रोटेशनल इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस के अबाउट क्या निकाल सकते हैं? रोटेशनल इनर्शिया। आगे देखते हैं, स्टेट एजम्पशन ऑफ परफेक्ट ट्रस। परफेक्ट ट्रस के एजम्पशंस हमने ऊपर देख लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट पैपस एंड गुल्डनस थ्योरम। तो पैपस एंड गुल्डनस थ्योरम क्या है? ये ना दो प्रिंसिपल होते हैं, टू प्रिंसिपल होते हैं। किसमें यूज होते हैं? ज्योमेट्री एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। किस लिए यूज होते हैं? टू डिटरमाइन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन बाय मल्टीप्लाइंग द जनरेटिंग कर्व लेंथ और एरिया। कर्व लेंथ और एरिया को मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बाय यूजिंग दिस थ्योरम्स। तो इसमें ना दो थ्योरम होती हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज जो सरफेस थ्योरम होती है वो सरफेस एरिया के लिए जो यूज होती है। इसको कैसे लिख सकते हैं? द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन generated by revolving a plane curve about an external axis is the product of curve's length, that is L, and distance travelled by its centroid, which is y bar। ये क्या कह रहा है कि जो एरिया है ना, सरफेस एरिया ऑफ द रेवोल्यूशन, वो कैसे जनरेट कर सकते हैं? रिवॉल्विंग प्लेन का अबाउट एन एक्सटर्नल एक्सिस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कर्व लेंथ एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट सेंट्रॉइड। इसको कैसे लिख सकते हैं? A इज इक्वल टू 2πRL, जिसमें L क्या था? L वॉज कर्व लेंथ एंड R इज रेडियस, क्योंकि वो रेवोल्यूशन में है तो सर्कल में ही होगा, मतलब एक सर्कुलर मोशन में ही चल रहा होगा। ऐसी सेकंड वाली थ्योरम देखते हैं। सेकंड थ्योरम इज फॉर वॉल्यूम। इसको कैसे लिख सकते हैं? द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन generated by revolving a plane area about an external axis is the product of area A and distance travelled by its centroid। दैट मीन्स जो वॉल्यूम है सॉलिड की, जो कि रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अ प्लेन एरिया अबाउट इट एक्सटर्नल एक्सिस, वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट्स सेंट्रॉइड। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? V इक्वल टू 2πR इंटू A। R क्या है? रेडियस है एंड A इज द एरिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड कोन फ्रिक्शन।
तो फर्स्ट वन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन that acts on an object, that acts on an object just before it begins to slide, comma, serving as a threshold between rest and motion. That is, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होते हैं? एक मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, जो एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा होता है जस्ट बिफोर इट बिगिंस टू स्लाइड. तो इसको कैसे लिख सकते हैं? एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का एफ क्या किसके इक्वल आएगा? म्यू एस एन, जहां पे म्यू एस क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एन क्या है? नॉर्मल फोर्स. आगे देखते हैं. सेकेंड वन इज कोन ऑफ फ्रिक्शन. कोन ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल 3D मॉडल है. इट इज अ कॉन्सेप्चुअल 3D model which is used to define range of directions in which a resultant contact force can act without causing an object to slip. That means ये जो कोन ऑफ फ्रिक्शन है ना, ये क्या है? कॉन्सेप्चुअल 3D मॉडल है. कहाँ यूज होता है? इट इज यूज टू डिफाइन द डायरेक्शन इन विच रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स, एक ऐसी डायरेक्शन जिसमें जो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, वो एक्ट कर रहा है विदाउट कॉजिंग एन ऑब्जेक्ट टू स्लिप. तो ये तो हो गया लिमिटिंग एंड कोन फ्रिक्शन. आगे देखते हैं. डिटरमाइन द मिनिमम वैल्यू ऑफ वेट W रिक्वायर्ड टू कॉज मोशन ऑफ अ ब्लॉक विच रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन इन फिगर. वेट ऑफ ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है इसका वेट कितना है? 300 न्यूटन. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4. एंगल कितना है यहाँ पे? एंगल है 90 डिग्री का. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन पुले एंड रोप, पुले एंड रोप के बीच में 0.2 है. तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है? मिनिमम वैल्यू ऑफ वेट. तो इसके लिए ना सबसे पहले हमें नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स को कैलकुलेट करना है. तो नॉर्मल फोर्स क्या है? एन. क्या है? वेट ऑफ ब्लॉक. वेट ऑफ ब्लॉक जो कि हमें गिवन है ऑलरेडी, दैट इज 300 न्यूटन. यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन. ऊपर देखा था हमने. तो म्यू एस क्या है हमें गिवन? 0.4. बिटवीन ब्लॉक एंड प्लेन के बीच में जो था वो 0.4 इंटू एन क्या है? 300 विच इज इक्वल टू 120 न्यूटन. अब क्या करना है? हमें टेंशन कैलकुलेट करनी है. हमने फोर्स निकाल लिया, फ्रिक्शनल फोर्स. यहाँ से हम टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं. तो टेंशन क्या होगी? एफ एस के इक्वल, फोर्स के इक्वल, फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल, दैट इज 120 न्यूटन. यहाँ से हम वेट निकाल सकते हैं एज हमारे पास टेंशन भी है, टेंशन फोर्स भी है. तो यहाँ पे बेसिकली टेंशन ही रिक्वायर्ड है. तो टेंशन T2 फ्रॉम वेट, जो वेट है ना, यहाँ से भी एक टेंशन लगेगी, दैट इज T2.
जो कि किससे रिलेट कर रही है, फ्रॉम T1 जो कि जुड़ा हुआ है यहाँ पे T1 जो बाय द बेल्ट फ्रिक्शन। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, T टाइट अपॉन T स्लैक, टेंशन ऑफ जो टाइट था वो टाइट बेल्ट की अपॉन टेंशन ऑफ स्लैक बेल्ट, विच इज इक्वल टू, हमने सॉल्व करा था ऊपर किसके इक्वल आया था, E एक्सपोनेंशियल टू द पावर म्यू थीटा। यहाँ से हमने क्या देखा था, जो T है टाइट बेल्ट का वो किसके इक्वल था, T2 के, जो कि वेट ऑफ ब्लॉक के इक्वल है, एंड टेंशन जो कि स्लैक की है दैट इज T1, वो T1 के इक्वल है। म्यू गिवन है हमें 0.2, बीटा वी आर गिवन हेयर एज 90 डिग्री, जो कितना होता है π/2 रेडियंस। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि जो T2 था वो W के इक्वल था, तो W अपॉन T1 इक्वल टू E म्यू बीटा, जहाँ से W किसके इक्वल आया, T1 E म्यू बीटा। दैट मीन्स जो वेट है हमारा T1 कितना था हमारा 120 हमने निकाला था ऊपर, टेंशन T1 इज 120 इंटू एक्सपोनेंशियल टू द पावर 0.2, दैट इज हमें म्यू की वैल्यू गिवन थी, इंटू π/2 जो कि हमने रेडियंस में भी कन्वर्ट करा बीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वेट किसके इक्वल आएगा, 164.34 न्यूटन के इक्वल। हमें क्या निकालना था, मिनिमम वेट, हाँ मिनिमम वैल्यू ऑफ वेट, तो ये है हमारी मिनिमम वैल्यू ऑफ वेट। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्राइंगुलर लैमिना यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो यूनिफॉर्म ट्राइंगुलर लैमिना का जब हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना होता है तो हम कैलकुलेट क्या करते हैं, वेटेड एवरेज पोजीशन सारे पॉइंट्स की जो एक ट्राइंगल बना रहे होते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, जनरल फॉर्मूला ऑफ जो एरिया है उसका, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एरिया के रिस्पेक्ट में जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट इज x बार इक्वल टू, हमने क्या देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट x की उसमें देख रहे हैं, x में x कोऑर्डिनेट में सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके इक्वल आएगी, 1/a इंटू डबल इंटीग्रेशन r x dA के इक्वल, एंड y जो कोऑर्डिनेट है उसमें 1/a डबल इंटीग्रेशन r y dA के इक्वल होगा। दैट मीन्स जहाँ पे जो a है ना वो किसके इक्वल है, डबल इंटीग्रेशन r dA, ये क्या है, टोटल एरिया है ट्राइंगल का। अब यहाँ से हम ना एक राइट एंगल ट्राइंगल सेटअप कर सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल सेटअप करेंगे तो ओरिजिन 0 पे बनेगा, ओरिजिन पे बनेगा किस में, अलॉन्ग एक्स एक्सिस एज इट्स बेस। जैसे हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया तो ये जो एक्स एक्सिस है ये वाला वो उसका बेस होगा, दैट मीन्स B,0 पे बनेगा, एंड जो y एक्सिस पे बनेगा ये उसकी हाइट होगी 0,h पे बनेगी। तो इसका जो हाइपोटेनियस होगा, ये हाइपोटेनियस ये किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनियस को हम y ले लेते हैं, y इक्वल टू h माइनस h/b x हो जाएगा, एंड एरिया किसके इक्वल होगा, हाफ बेस इंटू हाइट के। इंटीग्रेट करेंगे हम इसे फॉर y बार के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो ट्राइंगल है ना उसे हम थिन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेते हैं जिसकी जो थिकनेस है dy है, एंड उसकी जो हाइट है y, उसकी जो लेंथ होगी ना, अच्छा वो हाइट थी, लेंथ जो है ly। तो जो लाइन इक्वेशन बनी है ना, इसकी लाइन इक्वेशन क्या बनेगी, x की,
x इक्वल टू बी 1 माइनस वाई बाय एच विल बी द लाइन इक्वेशन ऑफ दिस ट्राइंगल, जिसमें जो x है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिप एट हाइट x, एट हाइट y पे जो लेंथ ऑफ स्ट्रिप है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एरिया ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे, डी ए विच इज इक्वल टू एल वाई डी वाई, एल क्या है लेंथ, एल वाई, विच इज इक्वल टू बी 1 माइनस वाई बाय एच डी वाई के इक्वल। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो सेंटर ऑफ मास है ना स्पेसिफिक स्ट्रिप का, वो क्या है, ज्योमेट्रिक सेंटर है, जो कि कहाँ पे है, एट हाइट y फ्रॉम x एक्सिस। तो इसका जो इंटीग्रल होगा मूवमेंट का वो क्या होगा, मूवमेंट अबाउट x एक्सिस निकालते हैं, mx किसके इक्वल होगा, 0 टू h इंटीग्रल y dA के, जिसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 0 टू h इंटीग्रल y b 1 माइनस वाई बाय एच डी वाई, जो ये किसके इक्वल हुआ, सॉल्व करेंगे किसके इक्वल आएगा, इंटीग्रल 0 टू h y माइनस वाई स्क्वायर बाय एच इंटू डी वाई के इक्वल। देन इस पे लगाएंगे लिमिट, इसको सॉल्व करेंगे, वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई क्यूब बाय 3h फ्रॉम लिमिट 0 टू h, सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, b h स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू b h स्क्वायर अपॉन 6। ऐसे ही जो एरिया है ना, जो y बार है, y बार के लिए सिंपल mx अपॉन एरिया कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, जो हाइट थी y पे उस पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसको फाइंड करने के लिए हमने क्या करा, mx अपॉन ए, mx क्या था, बी एच स्क्वायर अपॉन 6 अपॉन ए क्या था, बी एच बाय 2, इसको सॉल्व करेंगे h बाय 3, हमें क्या मिला, y बार। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो x बार है ना वो किसके इक्वल आया था, x बार वॉस, x बार भी जो हमारा होगा इंटीग्रेशन प्रोसेस से वो भी आएगा b बाय 3 के इक्वल। जैसे हमने y बार निकाला है वैसे हम x बार भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे mx निकाला है my करके, हम x बार निकाल सकते हैं। x बार किसके इक्वल आएगा, x बार आएगा b बाय 3 के इक्वल, जहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो किसके इक्वल है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो b बाय 3 h बाय 3 के इक्वल है। दैट मीन्स जो सेंट्रॉइड है वो किस पे लाई कर रहा है, 1/3 ऑफ हाइट फ्रॉम द बेस। ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एक्सियल फोर्सेस इन मेंबर्स CD, CE एंड BD। CD क्या है, ये रहा, CE क्या है, ये रहा, एंड BD क्या है, ये रहा। इसमें क्या करते हैं हम, जो ये पूरी एंटायर ट्रस है ना इसे हम कंसीडर कर लेते हैं एज फ्री बॉडी। तो इसमें से जो इसके सपोर्ट रिएक्शंस होंगे ना वो क्या होंगे, लेट RAX, RAY, RBX एंड RBY को क्या ले लेते हैं, सपोर्ट रिएक्शंस। यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, जो पूरा ट्रस है ना वो इक्विलिब्रियम में है, तो जो फोर्सेस एंड मोमेंट्स का जो सम होगा ना वो 0 के इक्वल होगा। तो फोर्सेस क्या क्या गिवन है, 200 फोर्सेस, 200 न्यूटन जो फोर्स गिवन है टू द लेफ्ट एंड 200 न्यूटन टू लेफ्ट एट F, एक G पे गिवन है। एंड जो टोटल वर्टिकल फोर्स है, ये तो हॉरिजॉन्टल फोर्स था, वर्टिकल फोर्स कितना गिवन है, 500 न्यूटन डाउनवर्ड्स एट E
एंड 500 न्यूटन डाउनवर्ड्स एट एफ। इसका मतलब जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स होगा वर्टिकल लोड का, टोटल एक्सटर्नल वर्टिकल लोड का जो होगा फोर्स वो किसके इक्वल होगा, 500 प्लस 500 दैट इज 1000 न्यूटन, कहाँ पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एंड टोटल एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल लोड का फोर्स क्या होगा, 200 प्लस 200 इक्वल टू 400 न्यूटन टू द लेफ्ट। अब यहाँ पे ना हम मेथड ऑफ सेक्शंस यूज करेंगे क्या फाइंड करने के लिए, फाइंड द मेंबर्स जो है एट सी डी सी ई एंड बी डी। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ना सेक्शन कट कर लेंगे। कंसीडर अ वर्टिकल सेक्शन पासिंग थ्रू मेंबर्स बी डी सी डी एंड सी ई। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं वर्टिकल सेक्शन जो कि इससे पास हो रहा है। तो हमने क्या करा, अननोन फोर्सेस को ना एज्यूम कर लिया, दैट इज अननोन फोर्सेस हमने कौन से एज्यूम करे हैं, एफ बी डी, एफ सी डी एंड एफ सी ई, जो कि किसमें, टेंशन में है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मोमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। टू फाइंड मोमेंट अबाउट जॉइंट डी, इस जॉइंट जो डी जॉइंट है ना इसके अबाउट मोमेंट फाइंड करते हैं। टू फाइंड एफ सी ई, एफ सी ई यहाँ पे है, ये इसके यहाँ पे है एफ सी ई। इसको फाइंड करने के लिए हमने क्या करा, मोमेंट फाइंड करा अबाउट एम डी, मोमेंट डी पे फाइंड करना है ना हमने। तो यहाँ पे जो वर्टिकल डिस्टेंस है फ्रॉम डी टू सी ई, सी ई के लिए डी से जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 2 के इक्वल है। ये रही 2 के इक्वल है, जहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जो मोमेंट है एट डी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। मोमेंट एट डी इक्वल्स टू 0, जो कि हम कैसे लिख सकते हैं, 500 न्यूटन जो कि कहाँ लग रहा है, टू डाउनवर्ड्स, तो नेगेटिव में आएगा, इनटू डिस्टेंस विच इज इक्वल टू एंड ऑल्सो माइनस करेंगे क्या, 500 इंटू 4, 4 इज द डिस्टेंस, 4 इज द वर्टिकल डिस्टेंस। देन इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे 200 इंटू 2, 200 इंटू 2 जो कि किस में है, लेफ्ट में है, माइनस करेंगे एफ बी डी इंटू 2, एफ बी डी जो कि बी डी का है फोर्स, उसको माइनस करेंगे, डिस्टेंस कितनी है 2। यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद इक्वल टू किसके आएगा, 0 के इक्वल। यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा एफ बी डी किसके इक्वल आएगा, -1300 न्यूटन के इक्वल। यहाँ से हमने क्या निकाला, एफ बी डी। आगे देखते हैं, अब क्या करेंगे हम ना, वर्टिकल फोर्स इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए सी डी पे अप्लाई करेंगे सेम चीज़। तो यहाँ पे फोर्स लेंगे एफ वाई, एफ सी डी फोर्स निकालने के लिए फोर्स लेंगे विच इज इक्वल टू 0। तो वर्टिकल फोर्स क्या था, 500 न्यूटन जो कि डाउनवर्ड्स आ रहा था, जो कि नेगेटिव में है, -500 न्यूटन प्लस एफ सी डी इंटू साइन 45 डिग्री, क्योंकि जो मेंबर सी डी है वो हॉरिजॉन्टल में है, किसके, टैन इनवर्स के, एट 45 डिग्री का एंगल। तो वहाँ से आया साइन 45 विच इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करा, -1000 प्लस एफ सी डी
इंटू अंडर द रूट 2 बाय 2 इक्वल टू 0, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि एफ सी डी जो है वो 2000 अपॉन रूट 2 न्यूटन है। दैट मीन्स एफ सी डी क्या है, टेंशन में है, एंड ये क्या है, एफ सी डी इज इन टेंशन। एंड ऊपर हमने क्या देखा था, ये एफ बी डी फोर्स क्या है, नेगेटिव में है। दैट मीन्स एफ बी डी जो है वो किस में है, कंप्रेशन में, नेगेटिव है। यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो मेंबर सी डी है ना, मेंबर सी डी वो किसके इक्वल है, इसको सॉल्व करेंगे। मेंबर सी डी आएगा 1000 रूट 2 न्यूटन के इक्वल, किस में है, टेंशन में। मेंबर सीई किसके इक्वल है, 1300 न्यूटन के, यहाँ पे जो हमने निकाला था। बी डी एंड सीई जो हैं वो इक्वल आएंगे। बी डी एंड सीई की जो टेंशन है क्या आएगी, इक्वल आएगी, बट सीई किस में है, सीई वर्टिकल में आ रहा है, हाइपोटेनियस जैसे बन रहा है, तो ये क्या होगा, टेंशन में होगा, पॉजिटिव में आएगा, टेंशन में। वेयर एज मेंबर बी डी जो है वो 1300 डाउनवर्ड्स था। ये क्या था, सीई क्या था, लेफ्ट में था, सीई वाला जो है ना लेफ्ट में बन रहा है, इसलिए टेंशन में है। बट ये जो बी डी है डाउनवर्ड्स आ रहा था, नेगेटिव में था, तो ये कंप्रेशन में हो जाएगा। यहाँ से हमने क्या कर लिया, फाइंड एक्सियल फोर्सेस ऑफ ऑल द मेंबर्स, जो कि मेंबर्स कौन से बताए, सी डी सी एंड बी डी। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, एंड आई विश यू द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।